हाँ प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से वही 2019 के पेपर का हम लोग शेष भाग हल करेंगे, भाग 2। ठीक है, चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। तो हम लोग 60 प्रश्न बच्चों हम लोग जो है इसमें 60 प्रश्न तक हल कर चुके थे। 60 प्रश्न का मतलब यही डेरियस शासक था। तो बच्चों हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, डेरियस ईरान का शासक था। तो चलिए 61 नंबर है, रोमन लीजन के सैनिकों को बांटा गया था। तो बच्चों रोमन लीजन के सैनिकों को 4 भागों में बांटा गया था, जो कि आयु या उम्र के आधार पर इनका बंटवारा किया गया था। कौन कौन? बेलाइट्स, हफ्ताती, प्रिंसिपाइज और ट्रायरी। कम आयु की उम्र बेलाइट, सबसे अधिक आयु की उम्र ट्रायरी। तो बंटवारा किसके आधार पर किया गया था? उम्र के आधार पर। विकल्प सी आपका सही होगा। चलिए 62 नंबर है, रोमन लीजन में कितने प्रकार के सैनिक होते थे? बच्चों रोमन लीजन में 4 प्रकार के सैनिक होते थे, वही जिन्हें उम्र के आधार पर बांटा गया था। बेलाइट्स, हफ्ताती, प्रिंसिपाइज और ट्रायरी, 4 प्रकार हो गया। विकल्प बी आपका सही होगा। 63 नंबर है, किस युद्ध में लंबे धनुष का प्रयोग किया गया था? बच्चों लंबे धनुष का प्रयोग किया गया था क्रेफी के संग्राम में। क्रेफी के संग्राम में हम अगले भाग में पढ़ चुके हैं। क्रेफी का संग्राम हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जहां फ्रांस की कवचधारी घुड़सवार सेना को ब्रिटेन के कवचहीन पैदल सेनाओं ने पराजित किया था। अंतर क्या था कि ब्रिटेन के सैनिकों का जो मुख्य हथियार था वो था बच्चों लंबा धनुष। ठीक है, ब्रिटेन के सैनिकों का मुख्य हथियार था लंबा धनुष, फ्रांस के सैनिकों का मुख्य हथियार था तिर्यक धनुष। इसमें जो प्रमुख योगदान है वो ब्रिटेन के सैनिकों के लंबे धनुष का है। जो लंबा धनुष जो होता था उसकी लंबाई होती थी 6 फीट। ठीक है, ब्रिटेन की सेना का मुख्य हथियार लंबा धनुष, उसी के दम पर इन्होंने कवचयुक्त घुड़सवार सेना को पराजित किया था फ्रांस के। तो इनकी लंबाई होती थी 6 फीट लंबे धनुष होते थे। इनसे 3 मीटर लंबे तीर छोड़े जाते थे। 3 फीट लंबे 6 फीट धनुष होते थे, लंबा 6 फीट लंबे धनुष होते थे और 3 फीट लंबे तीर छोड़े जाते थे। और धनुष किस लकड़ी का बना होता था? धनुष एल्म की लकड़ी का बना होता था। ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्रेफी का संग्राम कब हुआ था? 1346 ईस्वी में। चलिए 64 नंबर है बच्चों, आंतरिक दहन इंजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बच्चों अंतर दहन इंजन या आंतरिक दहन इंजन, आप तो समझ सकते हैं कि आंतरिक दहन इंजन तब से शुरुआत हुआ जब से तेल की खोज प्रारंभ हुई। तो आंतरिक दहन इंजन सबसे किससे संबंधित है? तेल की शक्ति से। तो ए विकल्प आपका सही होगा। 65 नंबर है बच्चों, गुस्तावस एडोल्फस राजा था। बच्चों गुस्तावस एडोल्फस राजा था स्वीडन का। ठीक। 66 नंबर, उत्तर का शेर कौन था? बच्चों उत्तर का शेर गुस्तावस एडोल्फस को ही कहा जाता है। विकल्प सी आपका इसमें भी सही है। 67 नंबर है, तिरछा आक्रमण संबंधित है। बच्चों 67 नंबर जो है ये सब थोड़े कुछ कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। जैसे देखा जाए तो तिर्यक आक्रमण जो है, तिरछा आक्रमण या तिर्यक पद्धति, ठीक है, इन दोनों आक्रमणों का प्रयोग सिकंदर भी करता था और फ्रेडरिक महान भी करता था। लेकिन इसमें चूंकि विकल्प में दोनों है बच्चों, विकल्प में होना चाहिए, एक को होना चाहिए, एक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक आक्रमण पद्धति जो है ये दोनों प्रयोग करते थे। दोनों में भले अंतर था, लेकिन कहा तो तिरछा आक्रमण पद्धति ही जाता है। तिरछा आक्रमण सिकंदर वाला भी है, फ्रेडरिक महान वाला भी है। हाँ, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग पहले उसका चुनाव करेंगे जो पहले प्रयोग किया। तो बच्चों सिकंदर जो है ये पहले था, ईसा पूर्व में था, फ्रेडरिक महान बाद में था। तो हम इसमें जो है उत्तर संबंधित उत्तर जो है विकल्प हम लोग सही करेंगे, विकल्प डी। ठीक, क्योंकि सिकंदर जो है तिर्यक पद्धति का जन्मदाता था। ठीक, तो तिरछा आक्रमण से संबंधित बेटा आप लोग लेकिन जानते रहिए कि तिरछा आक्रमण सिकंदर भी अपनाता था, फ्रेडरिक महान भी अपनाता था। अंतर यह था कि इसमें कौन पहले था कौन बाद में था। सिकंदर पहले था, इसलिए विकल्प आपका डी आपका सही होगा। चलिए 68 नंबर, भाप के इंजन की खोज किसने की थी? बच्चों जेम्स वाट भाप के इंजन की खोज की थी। इसके पहले भी ये आया है इसी पेपर में, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। हाँ 69 नंबर है, कालम सामरिकी निम्न में से किससे संबंधित है? बच्चों
नेपोलियन की दो फॉर्मर की थी, पंक्ति रचना और कॉलम रचना। ध्यान दीजिएगा, पंक्ति और कॉलम। पंक्ति रचना का प्रयोग वो करता था फायर बढ़ाने के लिए, फायर शक्ति बंदूक से फायर कराने के लिए, और कॉलम रचना का प्रयोग करता था वो गुत्थम गुत्था या मुठभेड़ की लड़ाई के लिए। ठीक है, तो पंक्ति और कॉलम रचना ये दोनों जो है संबंधित किससे हैं? नेपोलियन से। विकल्प आपका ए सही होगा, दोनों नेपोलियन की सामरिकी या समरतंत्र है। 70 नंबर, V2 क्या है? बच्चों V2 क्या है? V1 V2 हथियार जर्मनी के हैं, आपको बताया गया है। ठीक, तो V2 क्या है? ये लंबी दूरी का रॉकेट। ठीक, V1 V2 दोनों उड़न बम हैं, लेकिन V2 जो है ये लंबी दूरी का रॉकेट है, इसे उड़न बम भी कहा जाता है और चालक रहित विमान भी कहा जाता है। 71 नंबर, बच्चों आर्ट ऑफ वार इन एंशिएंट इंडिया, आर्ट ऑफ वार इन एंशिएंट इंडिया किसने लिखी थी? ये लेखक हैं पीसी चक्रवर्ती, ये पुस्तक के लेखक हैं पीसी चक्रवर्ती। विकल्प ए आपका सही होगा। 72 नंबर, किसने कहा था विभक्त होकर आगे बढ़ो और इकट्ठा होकर लड़ो? बच्चों ये देखिए, ये फिर से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए इसका पालन जो है नेपोलियन भी करता था, सिकंदर महान भी करता था, लेकिन उत्तर में हम लोग क्या देंगे? सिकंदर महान चूंकि पहले था, नेपोलियन बाद में था, इसलिए आपका जो विकल्प होगा, जो सही होगा, वो होगा सिकंदर महान। ठीक, मार्च डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड, अर्थात विभक्त होकर आगे बढ़ो और मिलकर लड़ो, ये सिद्धांत सिकंदर का है। सिकंदर ने पहले दिया था, नेपोलियन बाद का है, इसलिए इसमें हम लोग इसको मानेंगे किसके बारे में? इसका विकल्प आपका सही होगा सिकंदर महान के बारे में। जबकि इतना आपको याद रखना है कि इसका पालन सिकंदर महान भी करता था, नेपोलियन भी करता था। ठीक, चलिए 73 नंबर है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजी किसने लिखा? बच्चों मेकर्स ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजी ये पुस्तक है जिसको E.M. अर्ल ने लिखा था। विकल्प डी आपका सही होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं बच्चों आपको रटना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर, स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच, इसे हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। तो बच्चों इसके लेखक हैं लिटिल हार्ट, ए विकल्प आपका सही होगा। ठीक, लिटिल हार्ट। चलिए 75 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? बच्चों प्रथम विश्व युद्ध आपको मालूम है 1914 से 18 तक चला था, तो ये विश्व युद्ध कब लड़ा शुरुआत हुआ? 1914 में। ठीक है, 76 नंबर, V1 क्या है? बच्चों V1 V2 दोनों उड़न बम हैं, उड़न बम है, तो ये V1 क्या है? उड़न बम। V2 को कहा जाता है जर्मन लॉन्ग रेंज रॉकेट, जर्मनी की लंबी दूरी का रॉकेट। ठीक है, उड़न बम की श्रेणी में दोनों आते हैं, चालक रहित विमान की श्रेणी में दोनों आते हैं। तो V1 है उड़न बम, विकल्प ए आपका सही होगा। 77 नंबर है, ICBM क्या है? ICBM है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अर्थात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। तो बच्चों ये है प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो विकल्प सी आपका सही होगा। 78 नंबर है, राफेल क्या है? बच्चों राफेल क्या है? वही राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसके बारे में फ्रांस से समझौता हुआ था। ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे राजनीतिक दांव पेच चल रहे थे, तो वही है राफेल। राफेल विमान भारत खरीद रहा है फ्रांस के साथ, सौदा भी हुआ है। ठीक है, सौदा हुआ है नहीं हुआ है, जो कि खास करके राजनीतिक दांव पचड़े में पड़ा हुआ है। ठीक, चलिए 79 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। बच्चों प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो है उग्र राष्ट्रवाद, विकल्प ए। बच्चों मुख्य कारण ये था उग्र राष्ट्रवाद। अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो बस वही ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजियो में हत्या, सपरिवार हत्या, उसकी भी हत्या हुई थी, पत्नी की भी हुई थी। चलिए 80 नंबर है, 1916 में कौन राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के साथ मिल गया?
बच्चों 1916 प्रथम विश्व युद्ध के काल में धुरी राष्ट्रों के साथ जो मिल गया बच्चों वो था सर्बिया। विकल्प सी आपका सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय किस सैन्य तकनीकी का विकास हुआ? बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के समय जो नई तकनीकी विकास हुआ वो है टैंक। ठीक है, टैंक चाहिए, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। और सबसे पहले टैंक निर्माण के बारे में जिसके दिमाग में विचार आया वो थे विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो सैन्य तकनीकी का विकास हुआ वो है टैंक। टैंक किस लिए प्रयोग किया गया? गतिरोध, यानी खाई युद्ध के गतिरोध को समाप्त करने के लिए। जब तोपों से, मशीन गनों की वजह से सैनिक गड्ढे में छुपकर युद्ध करते थे, आगे बढ़ना पीछे हटना मुश्किल हो गया था, बिल्कुल खाई जैसे बिल्कुल गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ना कोई आगे बढ़ सकता था ना पीछे हट सकता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस गतिरोध को दूर करने के लिए टैंकों का प्रयोग किया गया। ठीक, अर्थात इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि खाई युद्ध के गतिरोध को किसने दूर किया, तो बच्चों वो हैं हमारे टैंक। विकल्प डी आपका सही होगा। 82 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई? बच्चों प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों से हुआ था। तो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध में, दोनों ही विश्व युद्धों में मित्र राष्ट्रों की ही विजय हुई थी। तो विकल्प बी आपका इसमें भी सही होगा। ठीक, वर्साय की संधि कब हुई थी? बच्चों वर्साय की संधि हुई थी 1919 में। वर्साय की संधि में यही संधि है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। ठीक, इस संधि में जर्मनी को दोषी माना गया और जर्मनी से संपूर्ण युद्ध का हर्जाना जो है उससे वसूल किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए 84 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। विकल्प बी आपका सही होगा। 85 नंबर है, युद्ध का देवता किसे कहा जाता है? बच्चों युद्ध का देवता दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो युद्ध का देवता है विकल्प सी आपका सही होगा, नेपोलियन को कहा जाता है। किस युग में संगीन का आविष्कार हुआ? बच्चों संगीन का आविष्कार या संगीन किस युग की देन है? तो वो है बारूद के युग की देन। संगीन क्या है? वही 12 इंच या 1 फीट लंबी चाकू जो बंदूक या मस्केट के ऊपर लगाया जाता था। मस्केट को एक प्रकार से भाले का रूप देने के लिए संगीन का प्रयोग होना शुरू हुआ। ठीक, तो संगीन युग, तो इसमें आपका विकल्प भी सही होगा क्योंकि बारूद युग में ही संगीन का विकास हुआ था। ठीक, बारूद युग। 87 नंबर, V2 क्या है? V2 भी बच्चों बम है। हमने बताया था V1 और V2 दोनों चालक रहित विमान हैं, उड़न बम हैं। ठीक है, दोनों एक प्रकार के रॉकेट हैं। अब इनका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, प्रश्न के उत्तर में क्या दिया जा रहा है विकल्प में, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। V2 भी उड़न बम है, V1 भी है। V2 जो है जर्मन की लॉन्ग रेंज रॉकेट भी है, जर्मनी की दूरी तक मार करने वाला रॉकेट भी है। इसलिए जिस रूप में आपका उत्तर रहे, जानते सब रहिए, उसी रूप में आप उसका उत्तर दीजिए। 80 महान संबंधित हैं। बच्चों 80 महान, अल्फ्रेड थेयर महान जो कि अमेरिका के सामुद्रिक शक्ति के विचारक हैं। ठीक है, एकमात्र सामुद्रिक शक्ति के विचारक हैं 80 महान, अल्फ्रेड थेयर महान अमेरिका के हैं। तो ये किससे संबंधित है? सामुद्रिक शक्ति से। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था? 89 नंबर है, किसने कहा था यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो? बच्चों ये कथन है लिटिल हार्ट का। ठीक है, इन्होंने 2 कथन कहा था, यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। दूसरा इन्होंने दोबारा फिर कहा, यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। इसलिए दोनों ही कथन इन्हीं का है, यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो और यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने अलग अलग बातें कही थी। 90 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जहरीली गैसों का प्रयोग किया? बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने वाइपर्फ के युद्ध में, युद्ध का नाम है वाइपर्फ
कब हुआ था? 1915 में। तो वाइपर्फ के युद्ध में भारी मात्रा में मित्र राष्ट्रों पर जहरीली गैसों का प्रयोग इसने किया था। ठीक, विफैली गैसें, जहरीली गैसें। इन जहरीली गैसों में भी पूछा जाता है कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था। तो बच्चों इसने भारी मात्रा में प्रयोग किया था क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का इसने प्रयोग किया था। चलिए 91 नंबर है, किस युद्ध में खाइयों के कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ? बच्चों खाइयों के कारण, वही प्रथम विश्व युद्ध में गतिरोध उत्पन्न हुआ खाइयों के कारण। तो इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए टैंकों का प्रयोग किया गया। गतिरोध को समाप्त किसने किया? टैंकों ने किया। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में गतिरोध आया कैसे? ये आधुनिक तोपों और मशीन गनों के कारण, आधुनिक राइफलों के कारण। ठीक, चलिए 92 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बच्चों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, तो समाप्त हुआ था 1918 में। 93 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध चला, कार्यकाल है 1939 से 45 तक, तो प्रारंभ हुआ था 1939 में। विकल्प बी आपका सही होगा। 94 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। विकल्प डी आपका सही होगा। 95 नंबर, मैजिनाट रेखा का निर्माण किसने किया था? तो बच्चों मैजिनाट रेखा का निर्माण फ्रांस ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा के लिए? जर्मनी से सुरक्षा के लिए फ्रांस ने मैजिनाट लाइन या मैजिनाट रेखा का प्रयोग किया था। बच्चों मैं ध्यान दीजिएगा, मैजिनाट रेखा का प्रयोग फ्रांस ने किया था। जालीय समरतंत्र का प्रयोग जो है वो रूस ने किया था। ठीक है, चलिए, और ब्लिट्जक्रिग समरतंत्र का प्रयोग जर्मनी ने किया था, इतना ध्यान रखिएगा। 96 नंबर है, ब्लिट्जक्रिग सामरिकी कितने चरणों में पूरी होती है? बच्चों ब्लिट्जक्रिग समरतंत्र जिसका प्रयोग जर्मनी ने किया था, हालांकि निर्माता इसके लिटिल हार्ट हैं, भेदन की, जो कि खास करके विस्तारित प्रवाह आक्रमण के रूप से इसका प्रतिपादन किया था लिटिल हार्ट ने। इसी का जो है इसी का पालन किया था जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, और ये 4 चरणों में पूरा होती है। कितने चरणों में पूरा होती है? 4 चरणों में। विकल्प बी आपका सही होगा। इसमें 4 चरण कौन कौन सी होती हैं? वो है बच्चों खोजबीन की अवस्था, भेदन की अवस्था, ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेकआउट। चलिए अगला है, जालीय सुरक्षा समरतंत्र किससे संबंधित है? बच्चों वही है जालीय सुरक्षा समरतंत्र जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए किया। वेब डिफेंस इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको वेब डिफेंस कहा जाता है, हिंदी में जालीय सुरक्षा या जालीय प्रतिरक्षा समरतंत्र। ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा। विकल्प बी आपका सही होगा। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में जालीय सुरक्षा समरतंत्र का प्रयोग सोवियत संघ ने किया था जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है बच्चों, और जालीय सुरक्षा समरतंत्र को अंग्रेजी में वेब डिफेंस के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी आपका सही होगा। 98 बच्चों, फैटमैन क्या है? फैटमैन परमाणु बम है जो कि 9 अगस्त को हिरोशिमा पर नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। तो विकल्प ए आपका सही होगा। 99 नंबर, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया? बच्चों हिरोशिमा पर गिराया गया था परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को। विकल्प सी आपका सही होगा। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक, चलिए 100 नंबर है, जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? बच्चों जापान ने आत्मसमर्पण किया था 10 अगस्त 1945 को। देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर ध्वस्त कर दिया गया, 9 अगस्त को नागासाकी पे जब बम गिरा दिया गया,
तो जब इसके 2 नगर परमाणु बम से बिल्कुल तबाह हो गए तो सीधे दूसरे दिन 10 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने। उस समय जापान के सम्राट थे हिरोहितो। ठीक है बच्चों, चलिए ये पेपर आपका सॉल्व हुआ। बस आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, ढंग से पढ़िए।